Okay, so this chapter basically, which is EMI, that is electromagnetic induction. Okay, so आई थिंक आपको पता है कि इसमें जो बेसिक है ना, जो बेसिक कंसेप्ट है वो डील किसको करता है, डील्स विद द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. ओके, तो आई थिंक ये आपको ऑलरेडी पता है. द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ओके बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना. ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपके पास बी और ए डिफाइंड हो और एंगल भी दिया हुआ हो. नॉर्मली स्पीकिंग आपको याद होगा थीटा जो रहता है वो क्या रहता है, 0 डिग्री. तो कई बार आपका फ्लक्स मैक्सिमम बनता है विच इज बी इंटू ए. बट अगर हमारे पास है ना, यहाँ पे जो ए है वो एरिया वेक्टर है, और अगर यहाँ पे हमारे पास जो एरिया इंटीग्रल है या बी है ओके वो वेरिएबल है और वो इतना इजीली डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग दिस, तो हमें फिर ये इंटीग्रल फॉर्मूला में जाना पड़ता है. दैट इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ओके, सो दिस इज अ बेसिक मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला. ऑलरेडी हमने देखा है इन चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म. ओके, अब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म का गॉसेस लॉ की. ओके, मैग्नेटिज्म का गॉसेस लॉ, तो ये क्या बोलता है, द क्लोज्ड इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज ऑलवेज 0. अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करते हैं इसकी, द क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विच इज अ गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसका आंसर क्या आता है, द क्यू एनक्लोज्ड अपॉन द एप्सिलॉन नॉट. ऑब्वियसली ये जो क्यू रहेगा वो आपका सिग्मा रहेगा, है ना, और यहाँ पे इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जबकि यहाँ पे नहीं है. ओके, एनीवन जिसको याद है इसका रीजन क्या था, why the closed integral b vector dot ds vector is 0 and जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी वैल्यू अवेलेबल है. एनीवन हु रिमेंबर्स दिस, सो कोई बता सकता है स्पेसिफिकली. why the answer is 0. okay okay, so सत्यम बोला है कि m enclosed is 0. okay, so सत्यम, I want to know that बेटा, what do you mean by m enclosed? What do you mean by m enclosed? okay, so I think सारे बच्चे एग्री करेंगे. okay, सारे बच्चे एग्री करेंगे जो रोल यहाँ पे चार्ज प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओके वो रोल यहाँ पे आपका m प्ले करेगा, है ना. एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. यहाँ पे कौन प्ले करेगा, m. एंड व्हाट इज m? आपका पोल स्ट्रेंथ. ओके, सो पोल स्ट्रेंथ बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि अगर आप एक मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट के अंदर माइनस प्लस साथ में ही आएगा. ओके, सो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबको पता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो माइनस प्लस साथ में आएगा. तो अगर आप किसी कोई भी एक गॉसियन सरफेस के अंदर रखो, है ना, तो उसके अंदर माइनस प्लस साथ में आने वाला है, तो प्लस m माइनस m दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर 0 ही होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द गॉसेस लॉ. ओके, दिस इज द गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसका राइट साइड ऑलवेज 0 होता है. ओके, सो ये चीज आपको सबको पता है. After covering the basics, now comes the first variety of the question, okay, which is known as a Faraday's law. Okay, काफी फेमस है. E is equal to minus n d phi by dt. Okay, it's a very very famous equation. आपको सबको पता है. E is known as a induced EMF. Okay, actually Faraday's law आपको याद होगा तो वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF देता है ना. Faraday के दो लॉ थे. पहला था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओके जनरेट्स EMF, induced EMF, and the induced EMF generated in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Okay, so these are the two law. और E equal to minus n d phi by dt आता है. अगर sometimes okay, हमारे करंट फाइंड करना है तो ये E को हम डिवाइड बाय R कर दे. सिंपल, अगर हमारे पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन बन जाता है. सो सबसे पहले
नीट और जेडब्ल्यू में जो टाइप 1 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन विच ओनली डील्स विद द फैराडेज लॉ, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. यू विल बी गिवन आइदर द फ्लक्स विच इज चेंजिंग और यू विल बी गिवन द फ्लक्स एज अ वेरिएबल ऑफ टाइम. ओके, तो फाई को आपको फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में देते हैं, या तो आपको फाई क्या देंगे, कोई एरिया देंगे जहां पे उसको चेंज करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको फ्लक्स फाइंड करना होगा B1A1 माइनस B2A2 के टर्म्स में. ओके, ये सब ये भी आपने पीआई वॉल्यूम सॉल्व किया तो आपको पता है. ओके, चलो, बट क्वेश्चन ये था कि व्हाट अबाउट सर फॉर द लेंजेस लॉ. ओके, मतलब डायरेक्शन कौन देता है. सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट. ओके, इसके बारे में हमने, अगर आपको याद हो, बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था. ओके, अगर आपको याद होगा, हमने बहुत सारे केसेस लिखे थे, एग्जांपल्स देखे थे, और आई थिंक 2 पूरे लेक्चर हमने सिर्फ लेंजेस लॉ के डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करने में करे थे. ओके, तो लेंजेस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली नीट और जेडब्ल्यू दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, कि बेसिकली जब भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा या जनरेट होगा तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो कॉस को अपोज करेगा. ओके, इसका मेनली है ना एप्लीकेशन आज के हम पीवाईक्यूज में देखेंगे. ओके, आज हम पीवाईक्यूज ले लेंगे इसके अंदर मैंने लेंजेस लॉ के क्वेश्चंस डाले हुए हैं. ओके, फाइन. आफ्टर दिस अगर हम बात करते हैं लेंजेस लॉ के बाद, तो आता है द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो ईएमआई को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है माइंड मैप में, और मैं ये बताता हूँ कि माइंड मैप 1 में जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर क्वेश्चंस दोनों में नीट जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं वो है मोशनल ईएमएफ. ओके, वो है कौन से यार, मोशनल ईएमएफ. ओके, व्हाट इज अ मोशनल ईएमएफ, तो ये भी आपको पता होगा. ओके, ये डायग्राम इज प्रीटी मच जो आपको क्लियर करता है कि मान लो ये आपका कंडक्टर है ए बी, और अगर आप ए बी कंडक्टर को राइट साइड में विथ वेलोसिटी लेके जा रहे हो, सो ये जो एरिया है, सारे बच्चे एग्री करेंगे कि ये जो एरिया है वो चेंज होता रहेगा. सो इफ दिस एरिया विल चेंज, okay, if this area will change, then this will imply the flux will change, and if the flux will change, then in this loop the induced EMF or the induced current will be generated. The direction of the current is now very important. The direction of the current is now very important. For that you have to use the Fleming's right hand rule. Okay, you have to use the Fleming's right hand rule जो मैंने साइड में बना के रखा हुआ है. ओके, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने घर पे ट्राई करो वापस और एक बार. इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन किया था. ओके, आपका थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, टेक योर राइट हैंड, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ओके, अपने हाथ को है ना स्ट्रेच करो. ओके, अपने हाथ को स्ट्रेच करो और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखो. कीप द मैग्नेटिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, या तो आपको चाहिए तो प्लेन ऑफ द पेपर में, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर में रखो, तो आपका हाथ हॉरिजॉन्टल रखो अभी. ओके, तो आपके हैंड्स की जो आपका आप देख पा रहे होंगे जो फिंगर्स है वो इनटू द पेपर जा रही होगी. थंब आपका राइट में पॉइंट करेगा, एंड नाउ यू विल सी द अपर साइड ऑफ द palm. द अपर साइड ऑफ द palm विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. मतलब करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है. नाउ करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नीचे, मतलब द बैटरी का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए. कैसा? ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव. आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरी स्टूडेंट. ओके, व्हाई द अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड इज नेगेटिव. मैंने ये क्यों बताया, उसका भी रीजन है. नीट और जेडब्ल्यू में दोनों में इसके डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ओके, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. नीट वाले बच्चे एग्री करेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था जब 32 ईयर डिस्कस कर रहे थे तब, कि मान लो इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर ऐसे एक कॉइल को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं. तो जब कॉइल को गिरा रहे हैं ओके विद सम वेलोसिटी, तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, या जिसमें ए और बी ऐसा था, विच साइड विल बी पॉजिटिव, विच साइड विल बी नेगेटिव. ओके, तो देखो यार, माई एम इज कि आप यहाँ से
जो चीज समझनी है वो क्या है, पहला डायरेक्शन कैसा निकालना, आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला is very famous, which is E is equal to VVL. Okay, magnetic induction, velocity and the length. करंट फाइंड करना है तो आप यूज कर सकते हो BVL अपॉन कैपिटल R प्लस R। ओके, आई थिंक ये आपको ऑलरेडी पता है, वेर कैपिटल R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द AB जो आपका लेंथ है, और स्मॉल r कैन बी द रेजिस्टेंस ऑफ अदर साइड्स। ओके, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो या कोई भी दूसरी, ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। नाउ द करंट जनरेटेड, ओके, द करंट जनरेटेड इन द कॉइल will be basically used for the power loss, है ना, मतलब वो पावर लॉस होगा जो हीट जनरेट करेगा। सो पावर लॉस कितना होता है वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली सबको पता है फॉर्मूला ऑफ पावर इज E स्क्वायर बाय R। ओके, सो BLV द होल स्क्वायर बाय R इज अ फॉर्मूला। ओके, दिस फोर्थ फॉर्मूला आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। द चार्ज, द चेंज इन चार्ज डेवलप is basically the change in flux divided by the resistance. Okay, so yes, just absolutely correct. इसको हम induced charge बोलते हैं। okay, और induced charge का फॉर्मूला है the change in flux upon the resistance. okay, so ये मोशनल EMF का टाइप 1 है। okay, क्यों मैं इसको टाइप 1 बोलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है दैट इज लीनियर। पर सोचो यार, आपका वेलोसिटी लीनियर ना होके सर्कुलर हो, दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। आई होप ये भी आपको याद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास O है, यहाँ पे हमारे पास P है, और हम क्या कर रहे हैं बच्चा, वी आर रोटेटिंग दिस एंटायर बार। सो O पे वो फिक्स है, द P पॉइंट इज चेंजिंग इन अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस। ओके, देन द VP minus VO will be given by half B omega L square। यार ये फॉर्मूला मतलब याद कर लो, अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो इसके बेस्ड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। अच्छा, जब हमने ये दोनों टाइप करी थी ना, फिर हम लोगों ने एक, अगर आपको याद होगा, क्लास में क्वेश्चन लिया था जहां पे we solved the current electricity based question, जहां पे हमने KVL KCL लगा दी, याद होगा। बीच में एक सर्किट था, रजिस्टर था, दूसरे साइड पे ऐसे क्या रखे थे हमने बच्चा, ऐसे लेंथ रखे थे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी। इसको हम ऐसे वेलोसिटी दे रहे हैं, इसको हम ऐसे वेलोसिटी दे रहे हैं। ओके, तो है ना, तो इसको और इसको हम इंड्यूस्ड वोल्टेज के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके, आप जब अपने बुक्स को रेफर करोगे ना, तो आपको ये सब मिल जाएगा 100%। हमने एक ही क्वेश्चन ऐसा किया था। ओके, तो वो चीज को मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ मूविंग और रोटेटिंग वायर मे बी अज्यूम्ड एज अ बैटरी ऑफ द EMF BVL और B omega L square by 2, and then it can be solved with the help of the KVL। ओके, तो इसका भी मैं एक क्वेश्चन आज लाया हूं। ओके, सिंपल क्वेश्चन। ओके, और ये कंसेप्ट JEE में ज्यादा यूजफुल है कंपेयर टू नीट। ठीक है, ये जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है वो JEE में ज्यादा पूछा जा सकता है कंपेयर टू नीट। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ 1 विच इज EMI, एंड जहां पे हम लोगों ने डील करा है मोशनल EMF एंड सो ऑन। ओके, anything you want to ask, please let me know। okay, so I think अगर कोई स्पेसिफिकली डाउट नहीं है तो चलते हैं हमारे पार्ट 2 में। ओके, द पार्ट 2 डील्स विद द फर्स्ट, जिसके अंदर पार्ट है वो है एडी करंट। ओके, व्हाट इज एडी करंट? तो एडी करंट आई थिंक वो क्या होता है, द करंट इंड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर when the magnetic flux linked with the conductor changes। ओके, एक चीज आपको समझनी है, हमने जब पार्ट 1 डिस्कस किया तो पार्ट 1 में जो कॉइल थी ना, वो कॉइल कुछ ऐसी होती है लाइक दिस, या तो
लाइक दिस। तो नॉर्मली हम जो कॉइल लेते हैं इन पार्ट 1, इट्स लाइक अ रिंग और लाइक दिस स्क्वायर फ्रेम। पर मान लो रिंग के बदले या इसके बदले हमारे पास एक डिस्क अवेलेबल हो, तो जब डिस्क अवेलेबल होगी और वो डिस्क को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, सिंस दिस इज अ कंडक्टर, it should have the induced current or induced EMF in it. Now the problem is यहाँ पे करंट कैसे जनरेट करें? ये इसमें करंट जनरेट तो इजी है, बट इसमें कैसे करंट जनरेट करें? तो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉपर क्लोज्ड सर्किट जैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपरली यूनिफॉर्मली एक बॉडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ओके घूमना चालू करते हैं और दे जनरेट द मोशन लाइक अ whirlpool. दिस whirlpool वाला, ये भी हमने एग्जांपल देखा था। दिस whirlpool वाला जो मोशन है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? हमारा एडी करंट, जिसका टेक्निकली है ना, जिसका टेक्निकली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो थियोरेटिकल ही हो सकते हैं। ओके, और सिंस ये थियोरेटिकल हो सकता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इसके लिए एनसीईआरटी में से एक छोटा सा पैरा है वो रीड कर लो, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एडी करंट। इसका एप्लीकेशन भी लिख दिया है, इंडक्शन फर्नेस, स्पीडोमीटर, एनर्जी मीटर। दिस आर द 3 मेजर एप्लीकेशन जिसके नाम आपको याद रखने हैं। वापस याद कर लेना, इंडक्शन फर्नेस, स्पीडोमीटर एंड एनर्जी मीटर। अगर एक बार ये याद हो गया बच्चा, ओके, अगर ये एक बार याद हो गया तो एडी करंट के ऊपर नीट या जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस बन जाएंगे। वैसे जेडब्ल्यू में तो बहुत कम पूछे जाने के चांस है, बट जो सबसे ज्यादा पूछने के चांस है वो है नीट में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो अब पार्ट 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसको ये मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखे हुए हैं वो ये है, the question which are based on inductance. Okay, the questions which are based on bacha inductance. So inductance is a scalar quantity, as you know that. Okay, जिसका यूनिट हेनरी है और उसका मैंने यहाँ पे डायमेंशन भी लिखा हुआ है। इंडक्टेंस के दो टाइप है, सेल्फ एंड म्यूचुअल। सेल्फ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है n इंटू फाइव इज इक्वल टू Li, और म्यूचुअल फाइंड करने के लिए जो टाइप है, ओके, टेक्निकली सेम फॉर्मूला है, टेक्निकली सेम फॉर्मूला है, पर देखो यार ये जो लिखा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये फॉर्मूला समझ गया ना उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने को का कंसेप्ट जेडब्ल्यू में या नीट में अप्लाई करने को आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला क्या है समझने की ट्राई करो। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द प्राइमरी करंट। याद रखना क्या बोला मैंने, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द प्राइमरी। सो इफ आई एम कैलकुलेटिंग एम, तो मैं अगर N252 लिखूं, okay, if I write N252, that is a flux linked with the secondary coil, then my current should be the primary. I hope this should be remember. ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वो उससे काफी क्लियर है। The secondary induced EMF is minus M dIP by dt. IP क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे सर IP is basically the primary current. तो सेकेंडरी का इंड्यूस वोल्टेज डिपेंड करता है प्राइमरी पे। सिमिलरली बच्चा अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पे गौर करना। इफ यू सी N2 एज इट इज रखा, φ2 को अगर आप देखोगे तो हमने किया B1 into A2। now this is very important. What do you mean by B1? The magnetic field generated by the primary multiply by the area of the secondary. Got it? ये सबको समझ में आया? So φ2 is very important. φ2 is very important. See यहाँ पे गलती नहीं करना, okay? Because डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, okay? अगर आपको समझ जाए ना, अगर आपको समझ जाए कि मुझे फॉर्मूला में अगर सेकेंडरी का पूछा है तो टर्न सेकेंडरी के होंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का होगा,
एरिया सेकेंडरी का होगा एंड करंट प्राइमरी का होगा. इज इट ओके? सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी. तो आई होप दिस शुड बी क्लियर. यस और नो? उल्टा भी पूछ सकते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं. उल्टा क्या पूछेंगे? प्राइमरी का पूछे, एक्चुअली में दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट प्राइमरी का पूछा तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के, magnetic field generated should be with respect to secondary, area primary, but current in the secondary. I hope again this should be very much clear. Is it okay? समझ में आया सबको? देखो अगर अगर आपको चेक करना है, ये समझाया नहीं, अगेन हमारे नोट्स चेक करो. जब आप नोट्स चेक करोगे तो आप देखना हमने एक क्वेश्चन किया था, टिपिकल क्वेश्चन, जहां पे हमने सोलेनॉइड के अराउंड एक कॉइल लेके क्वेश्चन किया होगा. चेक करना. ओके, सोलेनॉइड लिया था, एक लंबा वायर लिया होगा, उसके अराउंड हमने लिखा था, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू फाइंड करने के लिए हमने किया था. और जहां पे ओके जहां पे हमारे पास ये है म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर अपॉन l1. दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला. दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला. म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिसेंटली 1920 में क्वेश्चंस कम आए हैं. ओके 20 में तो बहुत कम है. ओके है ही नहीं, हार्डली कोई है. 19 में एक दो मिल जाएंगे, तो प्रीवियस आप पीछे जाओगे तो आपको मिलेंगे. ओके 3-4 क्वेश्चन इसके आप प्रीवियस ईयर से कर लेना, सफिशिएंट है. उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं पूछा जाता म्यूचुअल इंडक्टेंस में. ओके सो आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन. एंड सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है, ओके सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट म्यू आर कैपिटल एन स्क्वायर ए बाय एल. इफ यू कंपेयर दिस टू फॉर्मूला, डोंट यू थिंक इट इज वेरी मच सिमिलर? हाँ कि ना? म्यू नॉट म्यू आर तो दोनों में रह सकता है. यहाँ पे एन स्क्वायर है, बट यहाँ पे है n1 इंटू n2. यहाँ पे एरिया है विच इज पाई आर स्क्वायर, और L तो L है ही. सो यार दिस इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अगर आप यहाँ पे स्मॉल n देखोगे, और फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर मैग्नेटिक इफेक्ट, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. आई होप दिस शुड बी रिमेंबर्ड. ओके तो आप इसके फॉर्मूला को थोड़ा अलग वे में भी लिख सकते हो. ओके चलो, सो आई वांट टू नो दैट is this concept clear to everyone? The concept of self inductance and the concept of mutual inductance. याद हो गया आप लोग को? थोड़ा याद आ जाना चाहिए. हम लोगों ने ये पढ़ा था ये सारी चीजें. सो इसमें सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना? इसमें सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं यार, है ना? मैं एंड में बताऊंगा भी सही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहाँ आते हैं. ओके चलो, लास्ट अगर हम बात करें, ये अगर आप चेक करोगे अगेन हमारे नोट्स, देखो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे बनाई हैं वो हमारे नोट्स से ही मैंने काइंड ऑफ हमारे माइंड मैप बनाया, बिकॉज आवर नोट्स कवर द एंटायर थिंग. सो इफ यू see this, there are three possibility. Okay, there are three possibility. अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर में अगर करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी जीरो होगा, एंड डी आई बाई डी टी जीरो होगा तो ई जीरो होगा. आई होप ये सबको पता है ना? मतलब इसमें कोई नया रॉकेट साइंस में नहीं दे रहा. Okay, so this is a very very simple thing. The second is, if the current is increasing, तो आप एग्री करोगे your di by dt will be greater than zero, and your di by dt will be greater than zero. Why? Because rate of change of current will be more. करंट बढ़ रहा है तो उसका स्लोप ग्रेटर देन जीरो बढ़ेगा. ओके देन अगर हम देखें VAB की, तो VAB में A will be at a higher potential compared to B. Okay, in that case
आप उसको एज अ बैटरी इस तरह से क्या करोगे बच्चा, दिखाओगे। सो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ओके, एंड उल्टा अगर हम देखें कि करंट का डायरेक्शन तो ऐसा ही है, बट करंट ये डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो करंट जब ये डायरेक्शन में डिक्रीज होगा बच्चा, ओके, करंट जब ये डायरेक्शन में क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा। ओके, सो डी आई बाई डी टी इज लेस देन जीरो, तो आपका वी ए भी लेस देन जीरो होगा बच्चा। तो उस केस में इसको यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ओके, अब इस कंसेप्ट को कैसे आप समझोगे, इस कंसेप्ट को कैसे समझोगे? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, क्योंकि आई थिंक इसके बाद आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, इंडक्टर इज बेसिकली अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ओके, इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे अगर मैं आपको पूछूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, है ना, हम मैकेनिक्स की बात करें, ओके, वहां पे इनर्शिया कौन होता है, तो हम नॉर्मली बोलते हैं इनर्शिया इज अवर मास। ओके, सो मैकेनिकल इनर्शिया इज अ मास। तो मैकेनिकल इनर्शिया का रोल मास प्ले करता है, तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है, इंडक्टेंस। याद रखना ये, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इंडक्टर किसको अपोज करता है, वो अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, किसको अपोज करेगा, अगर आपको पूछूं तो आंसर क्या आएगा बच्चा, इट विल अपोज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज इट ओके, ये क्लियर है? सो अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर ध्यान से समझ। अगर करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इंडक्टर इसको क्या ट्राई करेगा, राइट डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है तो करंट को वो अपोज करने की ट्राई करेगा, हाँ कि ना? एवरीवन एग्री? अगर करंट राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सो इंडक्टर इसको क्या करने की ट्राई करेगा बच्चा, अपोज करने की ट्राई करेगा। अपोज करने की ट्राई करेगा मतलब वो टेक्निकली स्पीकिंग इंटरनली लेफ्ट डायरेक्शन में कोई करंट जनरेट करना चाहिए, ओके नहीं, ताकि दोनों, है ना, मतलब पहले जितना करंट पास हो रहा था उतना ही करंट उसके अंदर पास होना चाहिए। ओके, सिंपल सिंपल फंडा, इंडक्टर ट्राइज टू मेंटेन द करंट। ओके, तो अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में करंट जनरेट की ट्राई कर रहा है, ओके, तो अपने अंदर दिमाग में याद करो, करंट अगर लेफ्ट में जा रहा है, ओके, बैटरी करंट कैसे जनरेट करती है, ओके, करंट कहाँ से, बैटरी के कौन से टर्मिनल से जनरेट होता है, तो याद करो, हाँ सर, करंट ऑलवेज जनरेट्स फ्रॉम पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज जनरेट्स फ्रॉम पॉजिटिव। सो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, राइट साइड नेगेटिव होगा। चेक करो, अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने यहाँ पे बैटरी बनाई है, हाँ कि ना? अब समझ में आ गया किस तरह से मैंने देखा। सो लॉजिकली जाओ, लॉजिकली जाओ, डोंट ट्राई टू गो और डोंट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ। ओके, अपने आप को उस तरह से रट्टा मार के याद मत दिलाओ। ओके, फंडा सिंपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो क्विकली। मान लो कि सेम वे में लेते हैं, दिस इज अ इंडक्टर और इस बार करंट अगेन ऐसे आ रहा है पर डिक्रीज हो रहा है। अब करंट डिक्रीज हो रहा है और राइट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब उसको मेंटेन करना है ना, उसको क्या करना है बच्चा, मेंटेन करना है। व्हाट डू मीन बाय मेंटेन, जितना डिक्रीज हो रहा है उसको उतना सस्टेन करना है, तो उसको वापस यही डायरेक्शन में करंट जनरेट करना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शन में, राइट में। एग्जांपल लो, मान लो कि पहले 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, सडनली वो 7 हो गया। ओके, पहले 10 इन राइट था, अब 7 इन राइट हुआ। ओके, तो मुझे यहाँ पे 3 इन राइट चाहिए, यस और नो? अगर मुझे 3 इन राइट चाहिए, ओके, तो राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, लेफ्ट साइड नेगेटिव होनी चाहिए। दैट्स वाई मेरा बैटरी ऐसे बन जाएगा। सबको समझ में आ गया, हाँ कि ना? वेरी गुड। सो दिस है ना, ये चीज आपको आपको इंडक्टर बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे इंडक्टर को, है ना, करंट चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ओके, उसके बेस्ड क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो कंसेप्चुअल यहां से पूछा जा सकता है। किसी ने मुझे पूछा था कि सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस में आएगा,
तो एक तो यहाँ पे आएगा. सेकेंड, एनर्जी इनसाइड स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, तो इट इज ऑलवेज हाफ Li स्क्वायर. आई डोंट थिंक सो इसमें मुझे बताने की जरूरत है. ओके, सो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट. ओके, कोई दिक्कत नहीं. सीरीज पैरेलल कंसेप्ट आप इसमें माहिर हो चुके हो. ओके, LS इज L1 प्लस L2 प्लस L3, 1 अपॉन LP इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2. सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला रजिस्टर की तरह ही है. ओके, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको. इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो सिंपल क्वेश्चन इसमें भी आता है. ओके, तो आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ ज्यादा तोड़फोड़ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ AC जनरेटर. ओके, AC जनरेटर में आपको पता है फ्लक्स होता है NAB cos थीटा. ओके, NAB cos थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. और अगर मैं इसको डेरिवेट करूं, आपको याद होगा E इज इक्वल टू माइनस डिफाई बाई डी टी. सो अगर मैं इसको डेरिवेट करूं तो मुझे मिल जाएगा E इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी. आपको याद होगा ये जो E मिला वो आपका, इसमें ये जो पार्ट है NAB ओमेगा, वो आपका पीक वैल्यू होता है. यस और नो? E नॉट इज योर पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू. यही आपका AC अल्टरनेटिंग करंट का स्टार्ट है. बेसिकली यहाँ से आपका AC चालू होता है ना. पूरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट पिकअप करता है. ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके, सो NAB ओमेगा दैट इज योर E नॉट. ओके, वो ये रहेगा. एंड फाइनली स्पीकिंग वी हैव अ LR सर्किट. ओके, LR या RL जिसको बोलो, ग्रोथ एंड द डीके ऑफ द करंट. ओके, सो ये फॉर्मूला है फॉर द ग्रोथ का. द करंट इन अ LR सर्किट इज I इक्वल टू I नॉट ब्रैकेट 1 माइनस E रेस टू माइनस T बाई टाउ. और अगर डीके की बात करें तब I इक्वल टू I नॉट. ओके, E रेस टू माइनस T बाई टाउ. द टाउ इज नोन एज अ टाइम कॉन्स्टेंट R बाई L. ओके, यहाँ पे जब ये मैं आपको माइंड मैप सेंड करूँ या अपने पास अपने फॉर्मूला लिखा हो, वो परसेंटेज 63% जो है ना, हाँ, वो चीजें याद रखना है. वो चीजें याद रखना. नीट वाले बच्चे एकदम वो बेसिक चीजें याद रखना. आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछे जाएंगे तो आपके उसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए, है ना. 63%. JW वाले बच्चे भी ये 2% को याद रखना, 63% एंड 37%. ओके, वो ग्राफ को याद रखना. ओके, तो व्हाट विल हैपन, अगर इसके क्वेश्चन आते हैं ना तो काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं. क्योंकि ये अब RL सर्किट है ना, आप इसको कौन से चैप्टर का पार्ट बोलोगे ये काफी डिबेटेबल है. यू कैन टेल दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. यू कैन ऑल्सो टेल दिस इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट. यू कैन टेल दिस इज अ पार्ट ऑफ EMI और यू कैन टेल दिस इज अ पार्ट ऑफ AC. सो कहीं का भी आप पार्ट मान सकते हो. ओके, तो जरूरी नहीं है कि हर बुक में, जरूरी नहीं हर बुक में वो एक ही चैप्टर में आपको मिले. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिकेशन अलग अलग बुक में वो ये LR सर्किट के क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर में दिए जाते हैं. ओके, सो डू दिस क्वेश्चंस अगेन. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 6-7 क्वेश्चंस भी आप कर लो LR के तो सफिशिएंट है अभी के लिए फॉर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, तो यार मोटा मोटी हमारा जो EMI है दैट इज अ पार्ट 1 एंड अ पार्ट 2. ओके, आई थिंक यार आपको समझ में आया होना चाहिए. ओके, दिस इज द मोटा मोटी EMI. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो कुछ पूछना है. सो प्लीज कीप इन माइंड दिस. ओके, ये ध्यान से समझना. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किस में से बनेंगे? तो पहला लेंजिस लॉ, दूसरा मोशनल EMF जहाँ पे यू हैव टू रिप्लेस कंडक्टर विद अ बैटरी, है द मूविंग कंडक्टर विद अ बैटरी. एंड तीसरा जो यहाँ पे अभी मैंने लिखा है कि इंडक्टर के अक्रॉस चेंज होगा करंट, तो हाउ दैट इंडक्टर कैन बिहेव एज अ बैटरी. सो दिस आर द 3 कंसेप्ट्स. बाकी सारे में वेदर इट इज अ रोटेटिंग बार, whether it is a self inductance, mutual inductance, whether it is a concept of हमारा LR सर्किट, ओके, सीरीज पैरेलल, AC जनरेटर, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस. ओके, सो EMI AC से आप
2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. You can expect 2 questions, at least 2 questions. Okay, so this is a, from my point of view, this is a chapter where you can score. Okay, this is a chapter where you can score. Concepts are limited. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह बहुत वास्ट वेराइड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते. ओके, द कंसेप्ट्स आर लिमिटेड. और अभी हम करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा. So that's it with respect to the mind map of the EMI. Okay,